बच्चों आज हम फिज़िक्स चैप्टर 12 के एक्सरसाइज शॉर्ट समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 12.1 से। कहता है व्हाट डू वेव्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी वेव्स एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफ़र करती हैं। तो बच्चे आपने चले जाना है पेज नंबर 33 के ऊपर, और यहाँ पे हमने समझा था वेव कैन ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी वेव एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, लेकिन वो जो मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसा कि अगर पानी की वेव है ना, तो वो जो मैटर है ना, मैटर यानी मटेरियल, वो पानी है, तो पानी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, जस्ट पानी के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वेव्स की शक्ल में। तो पहले का जवाब यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। कहता है नेम एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, सो अक्सर औकात आपको मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल पूछी जाती है। सवाल यहाँ पे तो सिर्फ एग्जांपल्स का है ना, लेकिन हमने डेफिनेशन भी साथ ही कर लेनी है जी। तो बच्चे पहले एग्जांपल देखें, पहले डेफिनेशन देखें। कहता है मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटीरियल टू ट्रैवल, यानी ये वेव की वो टाइप है ना जिसको गुजरने के लिए कोई मीडियम चाहिए, हवा, पानी या कुछ भी सॉलिड, ठीक है, उसके बगैर ये नहीं गुजर सकती। ऐसी वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव। अब एक्सरसाइज में बात हुई है कि 2 एग्जांपल बता दें, तो सबसे कॉमन मिसाल जो है ना वो साउंड वेव है। आवाज़ को गुजरने के लिए हवा चाहिए, तो हवा मीडियम हुआ, और जिसको मीडियम चाहिए वो होती है मैकेनिकल वेव। इस तरह वाटर वेव्स हैं, वो वाटर के अंदर ही पैदा होंगी, तो वाटर इज़ अ मीडियम। ठीक है, सो साउंड वेव और वाटर वेव जो है वो एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की जी। बच्चे नेक्स्ट देखें सवाल नंबर 3 को। कहता है विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम कहते हैं खाली जगह को, यानी स्पेस को, जहाँ पर कुछ भी नहीं, हवा, पानी या कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम। सो वैक्यूम में से कौन सी टाइप ऑफ वेव गुजर सकती है। अगेन आपने सिर्फ नाम नहीं लिखना उसका, बल्कि उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन और एक आधी एग्जांपल लिखनी है जी बच्चे। तो ऐसी वेव्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, यानी इस तरह की वेव्स को जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, और दीज वेव्स कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो सवाल में यही पूछा गया था ना कि कौन सी तरह की ऐसी वेव्स हैं जो कि वैक्यूम में से गुजर सकती हैं। सो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी बच्चे। आपने एक एग्जांपल याद रखनी है इसकी, विजिबल लाइट, यानी जो लाइट आ रही है सूरज से आ रही है, वो जो है वैक्यूम से गुजर के आ रही है, खाली जगह से गुजर के आ रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल हुई जी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के दरमियान फ़र्क है ना, तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है फ़र्क में, दरमियान में लाइन लगा के, और वन एग्जांपल ऑफ ईच। इसका जवाब आपको पेज 36 पे यहाँ पे मिलेगा, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बेटा सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव देखते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लें बेसिक कॉन्सेप्ट। देखें, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर वेव पैदा हुई है ना, तो वेव ने तो जाहिर सी बात है आगे को ट्रैवल करना होता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं। राइट एंगल हम इसको बोलते हैं ना, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा होता है। तो पार्टिकल्स जो मीडियम है, मीडियम उसके जो पार्टिकल्स हैं वो या तो ऊपर को होते हैं या तो नीचे को, जबकि वेव होती है इस तरह से आगे को, तो उनके दरमियान बन रहा होता है राइट एंगल, यानी 90 का एंगल। सो कहते हैं इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट या मूव एट राइट एंगल्स। ठीक है, वो राइट एंगल पे वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ ट्रैवलिंग, यानी जो वेव की डायरेक्शन है ना ट्रैवल करने की, उससे राइट एंगल के ऊपर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब बच्चे इसकी एक एग्जांपल आपने करनी है। एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज़ वाटर वेव। आपने देखा होगा जो वाटर की वेव है वो भी ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से यूँ पैदा होंगी, तो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है जी बच्चे। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, इस वेव में भी जो इस पॉइंट पर अगर वेव पैदा हुई है ना, तो वो तो जाहिर है आगे की तरफ जाएगी, वेव हमेशा ट्रैवल करेगी ना, रुकेगी नहीं, सो वेव आगे की तरफ जाएगी। लेकिन जो मीडियम में पैदा हुई है ना वेव,
वो मीडियम वाइब्रेट करता है राइट या लेफ़्ट, वेव भी उसी एक्सिस पे या उसी डायरेक्शन पे जा रही है और पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी दोनों पैरेलल हैं। फ़र्क क्या है, वहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर थे एट राइट एंगल और यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, मतलब उनकी सेम डायरेक्शन है। सो कहता है कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ ट्रैवलिंग, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है ना उसी डायरेक्शन में, यानी पैरेलल बात हो रही है, तो पैरेलल डायरेक्शन में जो मटेरियल मीडियम है उसके पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, वो है साउंड वेव। जो आवाज़ की वेव होती है वो इस तरह से ही ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय वेवलेंथ। ठीक है, सो ये हमने जो पैरामीटर समझे थे ना वेव्स के, उसमें एक था कि वेवलेंथ क्या होती है। जी बच्चे, आपको पेज 37 के ऊपर वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। पहली बात, वेवलेंथ को हम इस सिंबल लैम्डा से जाहिर करते हैं। ठीक है, सो अगर हम कोई एक वेव ले लें ना, फॉर एग्जांपल ये कौन सी वेव है आप मुझे बताएं, तो दिस इज़ द ट्रांसवर्स वेव। और अगर मैं वेव इस तरह से बनाऊं जिसके कुछ हिस्से इस तरह से होंगे और कुछ हिस्से थोड़े दूर दूर होंगे, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है। अभी इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। अब अगर आप ट्रांसवर्स वेव में, ये एक लाइन लगा लेते हैं, मिड लाइन बोलते हैं इसको। अगर ट्रांसवर्स वेव में एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं ना, और उसी तरह का पॉइंट यहाँ पर आप लें, ये कैसे पॉइंट है, ये पॉइंट से वेव ऊपर को जा रही है, यानी हम इसको ना करस्ट बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो ऊपर हिस्सा जाता है ना, हम उसको करस्ट बोलते हैं। सो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है वेव, मैंने वैसा ही पॉइंट लिया है जिससे वेव अगेन ऊपर की तरफ जा रही है। सो इन दो सिमिलर पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा वेवलेंथ, जो दो सेम नेचर के पॉइंट्स हैं। तो आप यूँ कह लें, अगर आप बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की, तो करस्ट वाला पॉइंट एक लें और सेम नेचर का करस्ट वाला पॉइंट लें। ठीक है, तो उनके दरमियान, यानी करस्ट से करस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा यानी वेवलेंथ। इस तरह से अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, इससे वेव किधर को जा रही है, नीचे की तरफ। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हो, ट्रफ बोलते हो ना। और इसी तरह का पॉइंट ये है, जिस पॉइंट से वेव नीचे की तरफ जा रही है, तो ये पॉइंट भी कौन सा हुआ, ट्रफ का पॉइंट हुआ। तो अगर मैं इस ट्रफ से इस ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस लूँ तो वो भी बेटा लैम्डा या वेवलेंथ है। सो बेसिकली वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट। करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब एक जैसे पॉइंट ऑन एडजेसेंट वेव। देखेंगे ये पूरी एक वेव नहीं है, ये एक लंबी वेव है कंटिन्यूस, इसमें बहुत छोटी छोटी वेव्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट वेव्स का मतलब होता है जुड़ी हुई या साथ साथ आने वाली वेव्स। ठीक है, तो आप उन वेव्स में जो दो पॉइंट्स हैं, और कैसे पॉइंट, करस्पॉन्डिंग पॉइंट, एक जैसे पॉइंट्स, उनके दरमियान के डिस्टेंस का नाम रखते हो वेवलेंथ। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आप करस्ट से करस्ट के दरमियान कैलकुलेट करो या ट्रफ से ट्रफ के दरमियान कैलकुलेट करो, शर्त है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर। आप यहीं तक याद रख लें, यहाँ तक याद रख लें। ठीक है, सो ट्रांसवर्स वेव जिसकी मैंने मिसाल समझाई आपको, अगर आप उस वेव के करस्ट से करस्ट तक डिस्टेंस देखते हो ना, तो वो डिस्टेंस को हम वेवलेंथ यानी लैम्डा कहते हैं। जी बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी हमने टर्म्स एंड पैरामीटर में सीखी थी, आइए इसको एक बार फिर देखते हैं। जी, तो इसका जवाब आपको पेज 38 के ऊपर मिलेगा। सबसे टॉप के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी की। ओके, पहले समझते हैं इसको। अगर मैंने ये एक वेव बनाई है ना बच्चे, ये एक वेव है, यानी एक वेव के अंदर यहाँ से ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, करस्ट। तो ये एक करस्ट हुआ और ये नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, ट्रफ होगा। तो ये एक वेव है जिसमें एक करस्ट है और एक ट्रफ है। हम इसको वेव साइकिल भी बोलते हैं ना, क्योंकि एक साइकिल की तरह का है। और अगर मैं एक और वेव साइकिल बना लूँ इस तरह से, फिर मैं एक और वेव साइकिल बना लेता हूँ, ऑलराइट। और मैं इमेजिन कर लेता हूँ या मैं इनको ऑब्जर्व करता हूँ कि ये तीन वेव कंप्लीट वेव्स है ना, ये सिर्फ एक सेकंड में पैदा हो रही है। ये तीनों वेव्स एक सेकंड के अंदर पैदा हो रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर आने वाले जितने भी वेव्स हैं, कंप्लीट वेव्स, उसको हम वेव की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, यानी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है,
नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स, कि कितने कंप्लीट वेव साइकिल्स पैदा हो रहे हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। ऑलराइट, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसका एक यूनिक सा यूनिट होता है जिसका नाम होता है हर्ट्ज़। ठीक हो गया। सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़। आपने यहाँ तक याद कर लेना। ओके जी, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट कॉजेज अ सुनामी इन द ओशन? हमने देखा था कि समुंदर यानी ओशंस के अंदर बड़ी बड़ी वेव्स पैदा होती है जिसको हम सुनामी कहते हैं। और उसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी सुनामी को पैदा कौन करवाएगा? जी तो देखें, कहते हैं सुनामीज़ आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव्स। ओशन वेव यानी समुंदर में पैदा होने वाली वेव्स हैं, बड़ी लार्ज हैं और बड़ी पावरफुल हैं। कॉज्ड बाय सडन डिस्टर्बेंस, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आती है कहाँ पे? अंडर द सी, उस समुंदर के नीचे, जिससे सुनामी पैदा होती है। अब वो डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है? वो डिस्टर्बेंस हो सकती है अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी पानी के नीचे जो ज़मीन है ना उसमें ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया। या वोल्केनिक इरप्शन, लावा का फट जाना, यानी जो पानी के नीचे ज़मीन है उसमें से कोई लावा फट गया तो समुंदर डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पे सुनामीज़ क्रिएट हो जाएंगी। या लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होता है कि अगर समुंदर के करीब कोई बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आके जो समुंदर है ना वहाँ पे गिर गया, ठीक है, तो फिर समुंदर के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी और सुनामी क्रिएट होगी।